कोविड का क्या है मामला कि पूरा पिछले मार्च से चल रहा है, पिछले साल से चल रहा है। और एक साल के पहले जब लॉकडाउन हुआ था, थाली पीटे थे, ताली पीटे थे, हमने मोमबत्ती जलाए थे, बैटरी जलाए थे। उस वक्त ऐसा बताया गया था कि 18 दिन में महाभारत जीता है, 21 दिन में कोरोना युद्ध जीत लेंगे, और इसकी कोई तैयारी नहीं की। इस बीच में हमने जमात वालों को देशद्रोही करार दिया। 35 लाख का हमने वो मेला कर लिया, उनको नहीं दिया, वो देशभक्त थे, कुंभ मेले वाले। उसके बाद में कितने सारे स्टेट के इलेक्शन हो गए, राज्य इलेक्शन हो गए, लोकल इलेक्शन हो गए, उसमें कोरोना नहीं घुमा गई, क्योंकि हमने तैयारी नहीं की है। हमने छोड़ दिया था भगवान भरोसे। राम राज्य आया है हमारे देश में, तो हमने भगवान भरोसे ही छोड़ दिया है देश को कोई चला नहीं रहा आज की तारीख में। जितना बिगाड़ सकते हैं उतना बिगाड़ने का प्रयास कर रहे। जो मेडिकल काउंसिल के वाइस चेयरमैन भी बोलते हैं कि सबसे बड़ा हमारे देश में कोई स्प्रेडर होगा, कोरोना का स्प्रेडर, तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने ही सबसे ज़्यादा स्प्रेड किया। ये मेरा आरोप नहीं है, ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन का ये आरोप है। आपको हम आज चर्चा करेंगे नागपुर के इस पर। नागपुर की क्या हालत है, तो नागपुर में 6487 बेड है, उसमें से 510 वेंटिलेशन के बेड है और 1755 आईसीयू बेड है। और आपको बता देता हूँ कि गत साल भरे में हमने कोई बढ़ाया नहीं, उसमें कोई इजाफा नहीं किया। हालांकि देखा जाए तो हमारे नागपुर में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बीजेपी की सत्ता है। यहाँ 4 एमएलए बीजेपी के हैं, 2 एक केंद्रीय मंत्री और एक एक्स सीएम, ये यहाँ नागपुर में रहते हैं। नागपुर ज़िले की अवस्था सबसे बुरी है पूरे महाराष्ट्र में। अगर सबसे ज़्यादा केसेस आज के तारीख में हो रहे होंगे तो वो महाराष्ट्र में नागपुर में हो रहे। उसका कारण क्या है कि हमारे यहाँ तुकाराम मुंडे नाम का एक अधिकारी था, जिसने यहाँ कमांड कसने का प्रयास किया था। पहले इसमें फेज़ में उसने बढ़ने नहीं दिया था। उसको हटाने के लिए संदीप जोशी और सारे बीजेपी का महकमा लग गया था। इतना प्रेशर बनाया शहर में कि आपको तो पता है कि अनिल देशमुख पर आरोप लगा दिया तो रिज़ाइन दे दिया। तो ये प्रेशर में आने वाली पार्टियां हैं, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, ये प्रेशर में आ जाती है। और अपप्रचार करने के लिए बीजेपी के सिवाय दूसरी कोई पार्टी अभी देश में नहीं है जो पूरी नौटंकीबाज पार्टी है, हर बात की नौटंकी करती रहती है, ऐसी ये पार्टी है। तो ये पार्टी ने क्या किया कि प्यास लगने के बाद फिर कुआं खोदना शुरू किया। नितिन गडकरी जी ने बताया कि हमने 5000 सिलेंडर बुला दिए, 3000 अब पहुँच जाएंगे, इन्होंने ये करवा दिया, उन्होंने वो करवा दिया। हमारे जो फडणवीस साहब है, उन्होंने भी सरकारी पैसे से एक अस्पताल बनवा लिया, जो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी उन्होंने बना लिया। उसमें जो कुछ करना था इन्होंने ब्लैकमेलिंग और ब्लैक मार्केटिंग के सिवा कुछ नहीं किया। और उसमें मैं सबको दोषी मानता हूँ। हमारे यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो पैरालाइज हो गया है, पूरे देश का पॉलिटिकल सिस्टम पैरालाइज हो गया। अभी जो कुछ मदद हो रही है वो एनजीओ मदद कर रहा है, व्यक्तिगत लेवल पे लोग मदद कर रहे हैं एक दूसरे की। हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल अगर देखा जाए तो 2-3 लोग एक्टिव है। एक शिवानी दानी करके एक्टिव है, जो भाजपा उमो की लड़की है, वो 10-20 लोगों के साथ में, मगर उसको भी वो थक गई है। उसको भी कोई रिस्पांस किसी तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम से नहीं मिल रहा, क्योंकि वो रिस्पांस मांगेगी तो किससे मांगेगी? फडणवीस से मांगेंगी, गडकरी से मांगेंगी। तो इन लोगों ने, जब फडणवीस ने ब्लैकमेलिंग का, ब्लैक मार्केटिंग का ही धंधा कर दिया शुरू, स्मगलिंग करना शुरू कर दिया, रेमडेसिविर की, इंजेक्शनों की स्मगलिंग, ऑक्सीजन की स्मगलिंग, ये सब करना शुरू कर दिया। तो फिर नागपुर का कौन है, वाली कौन है? यहाँ के पालक मंत्री तो माशाअल्लाह आपको पता है कि कामठी रोड पर 400 बेड का जो सिविल हॉस्पिटल है उसको अभी तक शुरू करने में, साल भरे में शुरू करने में क्या समस्या थी? बिल्डिंग तैयार थी, सब कुछ तैयार था, मगर नहीं किया हमने, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम इररिस्पॉन्सिबल और नौटंकीबाज हो गई है। जितने भी लोग आपको करते दिखेंगे तो वो प्रेस में छाने के लिए करते दिखेंगे। एक एक घाट पर जो मुस्लिमों ने अंत्य संस्कार किए, हिंदुओं के अंत्य संस्कार, हर जिले में कम से कम 500-600 अंत्य संस्कार जो हिंदू अपने अपने रिश्तेदारों को हाथ लगाने को तैयार नहीं थे, वो मुस्लिमों ने किए। प्यारे खान नाम का एक मुस्लिम आदमी अपने तरीके से, अपने सोर्स से लाता है वो सिलेंडर, ऑक्सीजन लाता है और ऑक्सीजन की कमी दूर करता है। और जब पैसा पूछा जाता है तो वो बोलता है कि नहीं, मैंने ये ज़कात के तौर पे दिया है, मेरा रोज़ा चालू है और मैं अच्छी भावना से कर रहा हूँ। तो अच्छी भावना से करने वाले कहीं पब्लिसिटी नहीं चाहते। कुछ लोग खाना खिला रहे हैं, कुछ लोग अपनी अपने तरीके से जितनी होती है उतनी मदद कर रहे हैं, मगर पॉलिटिकल सिस्टम पूरा देश का नहीं, नागपुर का तो पूरा पैरालाइज है। इतने लोग हैं। आपको एक बात बता देता हूँ
कि हमारे नागपुर में जो कोविड के लिए जो फंड दिया गया है, तो वो फंड देखिए, समीर मेघे ने 10 लाख दिया, अनिल देशमुख ने 20 लाख दिया, टेकचंद सावरकर ने 10 लाख दिया, आशीष जायसवाल, राजू पारवे, सुनील केदार ने, अभी आशीष जायसवाल उसमें से जो है उन्होंने 1 कोटी का लेटर दिया सोमवार को, मतलब गत सोमवार को 1 कोटी का लेटर दिया, फंड नहीं दिया। उसके बाद में विकास ठाकरे जी ने 1 कोटी का फंड दिया, विकास ठाकरे जी ने 1 कोटी का फंड दिया, और फंड दिया मतलब लेटर दिया सोमवार को। सोमवार तक ये कोई कहीं नहीं थे, पिक्चर में नहीं थे। अभिजीत वंजारी ने 50 लाख का दिया है लेटर, अनिल देशमुख जी ने 1 कोटी का लेटर दिया है। अब तक ये क्या कर रहे थे, जबकि दूसरे जिलों में, गोंदिया जिले में वहाँ के जो एमएलए है अग्रवाल जी, उन्होंने 2 कोटी 40 लाख रुपए का पहले ही दे चुके हैं फंड, उन्होंने करोड़ों रुपए दिया। और जबकि सरकार ने 1 करोड़ रुपए ज़्यादा के अलॉट किया इन लोगों को कि कोरोना से निपटने के लिए, मतलब रेगुलर जितने पैसे आते उससे ज़्यादा पैसे 1 करोड़ रुपए दिया है सरकार ने। और उसमें से भी हमारे यहाँ के जो एमएलए है वो बीजेपी के किसी एमएलए ने पैसे नहीं दिया। क्या बताता है ये यही बताता है कि ये नॉन सीरियस है। कॉरपोरेटर लोग जो उनकी सभा है, कॉरपोरेशन की जो सभा बनती है, उसमें कोई सवाल नहीं पूछ रहे, उसमें कोई निविदा नहीं कर रहे। और आपको एक बात बताता हूँ, हमारे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है वो 15-20 सालों से यहीं बैठा हुआ है, उसकी ट्रांसफ़र नहीं हुई 15-20 सालों से। क्यों भाई? जो हमारे यहाँ का कॉरपोरेशन का हेल्थ ऑफिसर है उसकी भी ट्रांसफ़र नहीं हुई, और दोनों का नाम बल्ला है। तो ये किसके आदमी हैं? क्यों नहीं ट्रांसफर होती इन लोगों की? इतनी अनियमितता है। और सारी फार्मेसियाँ जिनके कंट्रोल में है, पीएम बल्लाळ के कंट्रोल में, वो फार्मेसियों को क्या अलॉट होगा और हर एक से हफ्ता कैसे मिलेगा, इसका नियोजन वो करते हैं। किसके लिए नियोजन करते बल्लाळ जी, और किस तरीके का नियोजन करते? हमारे जायसवाल साहब है जो इसका हेल्थ के डिप्टी डायरेक्टर है, हमारे यहाँ बैठे हुए 15 साल से बैठे हुए, कैसे रह जाते एक जगह? जबकि हेडक्वार्टर एक जगह एक जोन में बड़ा अफसर 3 साल से ज़्यादा नहीं रह सकता है, मगर इन्होंने खाली टेबल बदल के यहाँ मैनेज किया 15 साल। आपको पता होगा, दुख होगा हमको कि हमारे विदर्भ में कितने सारे ऐसे तहसील लेवल के हेल्थ ऑफिस होंगे जहाँ इसमें वेंटिलेटर सिस्टम पड़ी हुई है, 10 कहीं पड़ी हुई है, कहीं 8 पड़ी हुई, कहीं 15 पड़ी हुई है, ऐसी कम से कम 150-200 वेंटिलेशन की सिस्टम पड़ी हुई है 6 साल से, उसको इंस्टॉल नहीं किया। कोरोना के काल में भी इंस्टॉल नहीं किया। ये साल करना चाहिए था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करना चाहिए था, बाकी जगह डॉक्टर नहीं है, ऐसा उनका कहना है कि डॉक्टर नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, नहीं किया। तो खरीदी क्यों किया था? मतलब घोड़ा खरीद लिया, उसकी नाल कौन खरीदेगा? ये सारी करने की किसकी जरूरत थी? सरकार की, महाराष्ट्र सरकार की जरूरत थी, यहाँ के कॉरपोरेशन की जरूरत थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत थी, मगर सारे के सारा हमारे जो नेता है वो नौटंकी में व्यस्त है। हर व्यक्ति कोई ना कोई नौटंकी करता है। मतलब एक क्या एप्पल भी देंगे जाके कहीं किसी को, तो 4 जन मिलके हाथ लगा के एप्पल देंगे, क्योंकि एक आदमी से एप्पल नहीं उठता है। तो ये जो काम है, जिनके पॉलिटिकल सिस्टम के काम है, हमारी पॉलिटिकल सिस्टम बैंकक्रप्ट हो गई है। और ये पॉलिटिकल सिस्टम को जब तक हम नहीं सुधारेंगे, इनको ठीक नहीं करेंगे, मैं किसी पार्टी के लिए नहीं बोल रहा हूं, मगर यहाँ शासन बीजेपी का है। बीजेपी के जिस लड़की ने अच्छा काम किया, मैंने उसकी तारीफ भी किया, मगर क्यों नहीं हर एक आदमी ने अपना संपर्क ने ये खोला, ऑफिस खोला संपर्क का? ना यहाँ शिवसेना का ऑफिस है, ना कांग्रेस का ऑफिस है, ना एनसीपी का ऑफिस है। क्यों नहीं है इनके ऑफिस? होना चाहिए था। तहसील लेवल पर, वार्ड लेवल पर जब वोट मांगने आते हो तो आपके पास में सब कुछ होता है। एक एक जगह 4-4, 5-5 आपके पास कैंडिडेट होते हैं, और आपके पास में लोगों को मदद करने के लिए कोई नहीं होता है। मदद क्यों नहीं करते आप? क्योंकि आपको लोगों के प्रति जवाबदेही समझ में नहीं आती, या तो आप जवाबदेह नहीं हो। ये बात महत्वपूर्ण है। नहीं, मौतें 100 के ऊपर नहीं जा रही है। आपको जो गलत फिगर दिए जा रहे, कॉरपोरेशन ने जिस दिन बोला था कि हमारे यहाँ ग्रामीण में 25 और शहर में 54 लोग मरे हैं, उस दिन घाट का रिकॉर्ड था 392 लोग मरने का। कोविड से मरे थे 288 और नॉन कोविड से 104। तो हमको फिगर भी गलत दिए जा रहे सारे। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? कोरोना में ऑक्सीजन और वेंटिलेशन की जो कमी हुई, दवा की कमी हुई, इसमें कामचोर और सुस्त प्रशासन जिम्मेवार है, और हमारा यहाँ का गैर जिम्मेदार पॉलिटिकल सिस्टम जिम्मेवार है। इसमें जिनकी सत्ता है वो तो जिम्मेवार है ही, जिनका विरोधी पक्ष में है वो भी जिम्मेवार है। क्योंकि विरोधी पक्ष वाले क्या कर रहे, क्यों नहीं करते उस तरीके से विरोध? ये देखो, हमारे यहाँ का विरोधी पक्ष नेता फडणवीस,
ये इसको बोलने के लिए, परमवीर के लिए बोलने के लिए उसको पास समय है, उसके सुशांत के बोलने के लिए समय है, वो पालघर के लिए बोलने के लिए समय है, मगर नागपुर कॉरपोरेशन में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेथ हो रही है, उसके लिए बोलने को समय नहीं है और देने के लिए पैसा भी नहीं है। और उनकी काया माचा सब मानसिकता ये इसलिए है कि मी पुनः येइन, मैं फिर से आऊँगा। इनको सारी चीज़ें सत्ता के सिवा और कुछ समझ में नहीं आती। आज देखिए वेस्ट बंगाल में 50% लोग कोविड इफेक्टेड आ रहे, जितनी टेस्ट हो रही उससे 50% हो रहे। तो ये मोदी जी का ही कर्तव्य है ना? क्यों, क्या जरूरी था? नहीं चुनाव करते, साल 1.5 साल 2 साल चुनाव नहीं करते, क्या होता? मर जाती पॉलिटिकल सिस्टम, राष्ट्रपति शासन होता। कोई नई बात तो नहीं थी राष्ट्रपति शासन लगाना, मगर नहीं, इनको लोगों के लिए करना ही नहीं है। शासन हमारे लिए, लोगों के लिए नहीं है। शासन उनके अपने लोगों के लिए, अपने रिश्तेदारी के लिए, अपने भरोसे के लोगों के लिए और अपने चमचों के लिए शासन चल रहा है। हर पार्टी में यही हालत है। और भक्त अपनी भक्ति में तल्लीन रहते। जब उसके घर का आदमी मरता है जब भी भक्त को यानी आंखें खुलती है, नहीं तो तब तक आंखें नहीं खुलती। ऐसे कई लोग हैं जो कॉरपोरेटर से बात करना चाहते, कॉरपोरेटर फोन नहीं उठाता, एमएलए से बात करना चाहते, एमएलए नहीं उठाता, पालक मंत्री तो उठाते ही नहीं है, क्योंकि उनको ही 2 बार कोविड हो चुका है। तो अभी ऐसे सिस्टम में लोग जाए तो जाए का, यह सवाल है कि अंकित डाब नाम के जो आपके एंकर थे, वो आपको पता ही है कोरोना से उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि दयाशंकर तिवारी जी से मिलने के बाद उनको दहशत हो गई। दयाशंकर तिवारी जी ने तो डाल दिया कि मैं कोविड पॉजिटिव हो गया हूं और आप आपका ख्याल रखिए। जैसा महाराष्ट्र शासन भी बोलती है कि मेरा परिवार मेरी जिम्मेवारी है, उन्होंने भी बोल दिया कि आप मुझे मिलने आए थे, आपकी जिम्मेवारी है। तो वो जिम्मेवारी के तहत वो बेचारे ने दहशत ले लिया और उसमें वो कोरोना से मारे गया। अब उसका क्या होगा, उसके परिवार का क्या होगा, किसी को चिंता नहीं सर। हर परिवार के जवान लड़के मारे जा रहे हैं, हर घर के बुजुर्ग मारे जा रहे हैं, आसपास मौतें हो रही है, मगर इन पॉलिटिकल सिस्टम के लोगों को ऐसा लगता है कि हम तो अमर हैं, हम मरने वाले नहीं हैं, मरने वाले कोई और होंगे। तो ये समझने की ज़रूरत है कि जब शहर जलता है तो उसमें हमारा भी घर आता है, हमारे भी लोग आते हैं, ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है। देखो, शासन और प्रशासन दोनों उपेक्षित है। ये आपदा को अवसर बनाने में लगे हुए हैं, हर चीज़ में अवसर बना रहे, हर चीज़ में पैसा और कमीशन खा रहे हैं। आपने तुकाराम मुंडे जी के बारे में पूछा था, मैं ये नहीं बोलता तुकाराम मुंडे जी बहुत दूध के धुले थे वगैरह, मगर उसका हिस्सा नहीं मिला होगा ना संदीप जोशी जी को उस वक्त। इसकी चिल्लाहट थी वो कि आप खा रहे हो और मुझे हिस्सा नहीं मिल रहा है, ऐसे कैसे होगा। तो लड़ाई हिस्से की थी, लड़ाई अपने शेयर की थी। चोर जब चोरी करते तो इकट्ठा होते हैं, मगर जब हिस्से बंटते हैं तो उसमें लड़ाई होती है, क्योंकि चोरी तो अंधेरे में होती है और हिस्से होते हैं उजाले में। तो उजाले में ये आपके सामने आते हैं कि एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, उधर अंधेरे में तो सब एक ही है। हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे नागपुर को फिर से सोचने की ज़रूरत है कि आपदा के वक्त सच में काम करने वाले और फोटो सेशन ना करने वाले, स्टंट ना करने वाले, नौटंकी न करने वाले लोगों को आप पहचानो। अगर आप नहीं पहचानोगे ऐसे तो ये स्टंटबाज आते रहेंगे और आपके मौत का भी स्टंट होगा। और ये मौत का स्टंट अगर घर घर में नहीं होने देना है तो आपको अच्छे प्रतिनिधि देखना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा और उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। देखो, आपको एक बात बता देता हूँ कि 5000 इकट्ठा हुए थे तो वो कोविड फैला रहे थे, कोविड जिहाद कर रहे थे। 35 लाख हम इकट्ठा हो गए थे तो हम क्या कर रहे थे, हम धार्मिक कार्य कर रहे थे। उसी तरीके से नागपुर में जमात वालों ने 70-80 बेड का एक हॉस्पिटल कर दिया, उसमें सारे इक्विपमेंट उन्होंने अपने पैसे से लगा दिए। प्यारे खान का तो आपको बताइए है कि ट्रकों से उसने ऑक्सीजन ला के दिया, सारी यानी जितना उनसे हो सकता था मदद किया। मुझे सवाल है कि आरएसएस ने कितना हॉस्पिटल खोला, उनके नेताओं ने क्या किया। आरएसएस जो बोलती है कि हम इतना करते हैं, सोशल सामाजिक संस्था है, मुझे कहीं फुल पैंट पहन के, कोट पहन के, उनका वो बेल्ट पहन के और टोपी पहन के कोई करते हुए दिखा? आपको दिखा होगा तो मैं बोलूँगा कि हाँ ठीक है भाई, मुझे नहीं दिखाई दिए, क्योंकि मैं तो घूमते रहता हूँ तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। ये मेकअप करके आने वाले आरएसएस के जो स्वयंसेवक है, तथाकथित स्वयंसेवक, ये कहाँ है? और जैसे देखो, एक रेमेडीवीर है, एक स्वातंत्र वीर है, एक कोरोना वीर भी हो गया, नारायण दाभोड़कर क्या नाम है उनका, कि भाई अरे कितना झूठ फैलाओगे यार, कितना झूठ। आपका सीएम भी झूठ में शामिल हो जाता है, शिवराज सिंह चौहान, और वो बोल देता है कि इन्होंने अपनी सीट 85 साल का हो गया और मैंने बोल दिया कि मेरी उम्र जी लिया और मैंने 40 साल के लिए बेड खाली कर दिया। क्या मोहम्मद सराय है क्या वो हॉस्पिटल? मतलब
कि तुम्हारी जब इच्छा होगी, 85 साल का आदमी क्वारंटाइन होगा या वेंटिलेशन पे लगा था, वेंटिलेशन पे लगे हुए थे, ऑक्सीजन के वेंटिलेशन, तो वहाँ उनकी इच्छा से सब हो जाता है। वो महिला भी वहाँ पहुँच जाती है रोते गाते और इनको बोल देती है कि भैया मुझे बेड चाहिए, मेरे पति को नहीं मिल रहा है। तो हमारे यहाँ के आईसीयू हॉस्पिटल क्या पब्लिक पेड़ के नीचे लगे हुए हैं? आईसीयू के बेड जो उसको करते हैं वो क्या पेड़ के नीचे है सारे? और किस तरीके से महिला पहुंच गई और किस तरीके से आप प्रचार करते हो। तो ये झूठा मिथ्या प्रचार करने वाले लोगों को ये है, उनके चेहरे पर एक चपराक है, एक चेहरे पर इनका तमाचा है कि जमात वाले ने हॉस्पिटल खोल दिया, एक मुस्लिम आपके ऑक्सीजन का काम कर रहा है, वो जितना हो सकते मदद कर रहे हैं। मुसलमानों ने हर जगह आपके 500 हर डिस्ट्रिक्ट, अकोला भी देखा हूँ, अमरावती भी देखा हूँ, वर्धा भी देखा हूँ, नागपुर भी देख रहा हूँ, हर जगह आपके मुर्दे जलाने का काम वो करते हैं। और आप तथाकथित हिंदू के रक्षक हो, कहाँ गए हो भगोड़ो? कहीं दिखाई तो नहीं दे रहे हो आप? क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो? किसी स्मशान घाट पर आप अंत्य संस्कार करते नहीं दिखाई देते, कहीं मंत्र बोलते दिखाई नहीं देते, कहीं कंधा देते हुए नहीं दिखाई देते, क्यों? क्या हो गया? आपका भगवान से भरोसा उठ गया? नमस्कार।